हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। यूपीएससीएस मेंस के लिए सीआरपीसी से यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और मेंस एग्जामिनेशन के संबंध में मैं अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इन नोट्स से मेरे साथ साथ जितने लोग फायदा उठा सकते हो या मेरा वीडियो सुनने के बाद उन्हें लगता है कि ये नोट्स मेरे काम के हैं और उनको फायदा हो सकता है, वो सारे लोग भी फायदा उठाएं और मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, किन परिस्थितियों के अधीन अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य अभिलिखित किया जा सकता है। क्योंकि सामान्यतः अभियुक्त की उपस्थिति में ही साक्ष्य लिया जाता है, ये आप सभी जानते हैं और पता भी होगा आपको। लेकिन सीआरपीसी में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी दी गई हैं जहां अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लिया जा सकता है, और ऐसी दो ही परिस्थितियां हैं जहां पर उसकी अनुपस्थिति में साक्ष्य को अभिलिखित किया जा सकता है, और वही दो परिस्थितियों को हमें इसके उत्तर में लिखना है। लेकिन उसके पहले हमें बताना है कि ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। तो 273 में तो यही बताया गया है कि सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है, लेकिन धारा 299 में यह बताया गया है कि कुछ परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। वो परिस्थितियां क्या हैं, उस संबंध में हमें इस उत्तर में लिखना होगा। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 273 एक सामान्य नियम बताती है कि जांच और विचारण के अनुक्रम में सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा। ये सामान्य नियम है और 273 आपको याद रखना है। सामान्यतः यही होता है, किंतु धारा 299 इस सामान्य नियम का अपवाद बताती है कि कब अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लिया जा सकेगा। मतलब धारा 299 आपको ये बताती है, वो परिस्थितियां बताती है कि कब अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लिया जा सकेगा। तो हमारा जो प्रश्न था, उस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए हमने पहले सामान्य नियम बताया, इसके बाद ये बताया कि किस धारा में ऐसी व्यवस्था है जब अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लिया जा सकता है। और वो जो धारा है वो धारा 273 के संबंध में अपवाद का काम कर रही है, वो अपवाद बताती है। तो चलिए पहली परिस्थिति क्या है इसको हम देख लेते हैं। तो अभियुक्त की परिस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन धारा 299। तो यहां पर एक परिस्थिति तो है कि जब हमें पता है कि अभियुक्त कौन है या अपराध किसने किया है, ये हमें पता है, लेकिन वो व्यक्ति फरार है, मिल नहीं पा रहा है, उसको अभी गिरफ्तार करने की कोई अवसर नहीं है। और दूसरी परिस्थिति ये है कि जब हमें ये तो पता है कि अपराध हुआ है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि अपराध किन लोगों ने किया है, यानी कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा यदि अपराध किया गया है। बाद में अन्वेषण के दौरान जब पता लगेगा कि कौन है क्या है, उन्हें पकड़ा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जिस समय अपराध हुआ है तो लोगों को या पीड़ित को ये पता नहीं है कि वो अपराध उसके साथ किया किसने, वो व्यक्ति अज्ञात है। तो दो स्थितियां हैं। एक तो स्थिति ये है पहली वाली कि अभियुक्त का हमें पता है कि किसने किया है, वो व्यक्ति ज्ञात है लेकिन वो हमारी पहुंच से बाहर है। दूसरी स्थिति ये है कि वो अज्ञात भी हैं और जब हमें पता ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, वो अपराधी कौन है जिन्होंने अपराध किया है, तो उन्हें पकड़ा कैसे जाएगा, उन पर चार्ज कैसे होगा। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वो अपराध कारित किसने किया है।
किन लोगों ने किया है, उन अज्ञात लोगों का पता करना पड़ेगा। इसके बाद हमें ये पता चलेगा कि ये अभियुक्त हैं, और अगर ये पता चलता है, उन्हें अभियुक्त के रूप में आरोपित किया जाता है, तो फिर इन परिस्थितियों में लिखे हुए साक्ष्य का इस्तेमाल उनके विरुद्ध किया जाता है। ये लब्बो लुबाब है इन सेक्शन का। तो पहला देख लेते हैं, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेखन यदि यह साबित कर दिया जाए कि अभियुक्त फरार हो गया है और तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो वहां उस परिवादित अपराध के विचारण या विचारण के लिए सुपुर्द करने हेतु सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है। यानी कि साक्ष्यों की परीक्षा तो न्यायालय ही करेगा। कौन न्यायालय करेगा? वह न्यायालय करेगा जो उन अपराधियों का परीक्षण या विचारण करने के लिए सक्षम है, या फिर वो मामला उस सक्षम न्यायालय में जिस सक्षम न्यायालय में सुपुर्द किया जा सकता है, वह न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है और उनका साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। अब ये देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो साक्ष्य अभिलिखित किया गया है सक्षम न्यायालय के द्वारा, और सक्षम न्यायालय में जो ये साक्ष्य पेश किए गए हैं, ये अभियोजन की ओर से पेश किए गए हैं। तो अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, सक्षम न्यायालय ने उनकी परीक्षा की है, उनका साक्ष्य अभिलिखित किया है। अब ये जो अभिलिखित किया है कब प्रयोग होंगे, कब इस्तेमाल होंगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी स्थिति है। तो ऐसा साक्ष्य यदि अभिसाक्षी मर गया या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया या है, या मिल नहीं सकता, या उसकी हाजिरी विलंब, व्यय या असुविधा के बिना नहीं कराई जा सकती, तब ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जांच या विचारण के दौरान उसके विरुद्ध दिया जा सकता है। तो धारा 299 का कुल मतलब ये है कि इस समय अभियोजन के पास जो साक्षी है उनको वो इसलिए पेश कर सकता है या करता है कि अभियुक्त तो फरार है और उसकी गिरफ्तारी की भी कोई संभावना नहीं है, और पता नहीं कब तक ना मिले, कब तक फरार रहे, कब उसे गिरफ्तार किया जा सके, कितना समय लग जाए। और इस समय अंतराल में जो साक्षी अभी वर्तमान में हैं, क्या पता इनका क्या भरोसा, ये कहाँ चले जाएं, इनमें से कौन मर जाए, कौन असमर्थ हो जाए, कौन कितना दूर चला जाए जिसको बुला पाना ही संभव ना हो। इस वजह से ऐसे साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित किया जाता है। और जब कभी ये फरार अभियुक्त गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध मामला चलेगा, तो अगर ये साक्षी हैं तब तो ठीक है, बुलाए जा सकते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई कंडीशन है कि उनमें से कोई मर गया है, या कोई असमर्थ हो गया है, या कोई बिना विलंब या व्यय या सुविधा के उसे नहीं बुलाया जा सकता है, तो फिर ऐसे साक्षियों की बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। इन साक्षियों का साक्ष्य जो सक्षम न्यायालय ने अभिलिखित किया था, उनकी परीक्षा की थी, वो अब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के जांच या विचारण के दौरान दिया जा सकता है। ये है धारा 299 का फर्स्ट पार्ट, या पहली परिस्थिति, जब अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य को अभिलिखित किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, और इतना ही लिखना है। 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि धारा 299 में यदि व्यक्ति जो अभियुक्त है फरार हो गया है,
उसे तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना नहीं है। तो इन स्थितियों में जो परिवादित अपराध है, अपराध के विचारण या विचारण के लिए सुपुर्द करने हेतु जो सक्षम न्यायालय है, उस सक्षम न्यायालय में अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की तो वो सक्षम न्यायालय अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की परीक्षा कर सकता है और उनका साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है। ऐसा साक्ष्य यदि अब साक्षी मर गया है या सक्षम या साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या मिल नहीं सकता या उसकी हाजिरी विलंब, व्यय या सुविधा के बिना नहीं कराई जा सकती, तब ऐसा साक्ष्य अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जांच या विचारण के दौरान उसके विरुद्ध दिया जा सकता है। ये धारा 299 में प्रावधान कर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं धारा 299 का दूसरा पार्ट, दूसरी कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में यही व्यवस्था है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां अपराधी अज्ञात है, पता ही नहीं है किसने अपराध किया है। तो यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया है, यानी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कोई अपराध किया गया हो और वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो। सेकंड पार्ट में बस यही याद रखना है कि अपराधी अज्ञात हो और उन्होंने जो अपराध किया है वो अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होना चाहिए। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो सेकंड पार्ट स्पष्ट कह दे रहा है कि आप याद रखिए, यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया गया हो तो उच्च न्यायालय, अब इसमें किसको पावर है, उच्च न्यायालय या सेशन न्यायाधीश, ये दो लोग निर्देश दे सकते हैं। तो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय निर्देश दे सकता है कि कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, किसको, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट कि वो जांच करे और किन्हीं साक्षियों को जो अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकते हैं वो जांच करे और पता करे। यदि कोई साक्षी ऐसा उनको मिलता है या कोई व्यक्ति खुद साक्षी बनने को तैयार है और उस अपराध के बारे में साक्ष्य दे सकता है तो वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट उनकी परीक्षा करे और ऐसे लिया गया साक्ष्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा जिन पर तत्पश्चात अपराध का अभियोग लगाया जाता है। यानी कि जब कभी भी ये अज्ञात व्यक्तियों का पता चल जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको आरोपित किया जाता है और उस अपराध का अभियोग लगा करके उनका विचारण किया जाता है, उस दौरान इस साक्ष्य का प्रयोग उनके विरुद्ध किया जाएगा। तो धारा 299 का जो सेकेंड पार्ट है उसमें आपको 2-3 बातें याद रखना है कि अपराधी अज्ञात हों, उनका अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हो, तब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय निर्देश देगा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को कि वो जांच करे, किन्हीं साक्षियों को जो अपराध के बारे में बता सकते हैं उनकी परीक्षा करे और इस प्रकार लिया गया साक्ष्य उन व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा जिन पर तत्पश्चात अपराध का अभियोग लगाया जाता है। तो ये बात यहां स्पष्ट हो गई। तो आपको पता चला कि क्वेश्चन था कि किन परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लिया जा सकता है। तो आपने बता दिया धारा 273 का समान नियम और धारा 299 में बताई गई अपवादिक परिस्थितियां। धारा 299 में 2 परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर कर सकते हैं। पहले में अभियुक्त का पता है लेकिन वो फरार है, गिरफ्तार नहीं किया गया, और उसमें पहले पोर्शन में उस मजिस्ट्रेट को या सक्षम न्यायालय को पावर है जो उस अपराध के संबंध में विचारण करने के लिए सक्षम है। तो जो अभियोजन सुपुर्द करेगा विचारण के लिए जिस न्यायालय को, जो सक्षम होगा उसको सुपुर्द करेगा और वही न्यायालय फिर ऐसे साक्षियों का साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा। और सेकंड पार्ट में
भी आपको याद रखना है, यहाँ उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय जो है वो निर्देश दे सकेंगे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को कि वो जांच करे, और वो जांच करे और इस प्रकार के साक्ष्य को अभिलिखित करे। लेकिन ये मामला होना चाहिए उन अपराधियों के संबंध में जिन्होंने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है। अगर ऐसे अपराध है तो सेकंड पार्ट में उनकी अनुपस्थिति में साक्ष्य को अभिलिखित किया जा सकेगा, और तत्पश्चात जब कभी उनके ऊपर अभियोग लगाया जाएगा तो ये साक्ष्य जो अभी अभिलिखित किया गया है उनके विरुद्ध विचारण में इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ये ऐसा उत्तर है जिससे आप कुछ घटा नहीं सकते। आप चाहे जितना बढ़ा लें, इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसे आप घटा नहीं सकते। तो इतना आपको सॉलिड और कंसोलिडेटेड आंसर करना पड़ेगा, चूंकि ये हायर जुडिशियल सर्विस का एग्जाम है और वो आपसे जो अपेक्षा करता है वो अपेक्षा आप अपनी आंसर राइटिंग में ही दिखा करके पूरी कर सकते हैं, और जो बची खुची रहेगी अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो फिर वहां पर उसकी अपेक्षाएं पूरी करनी पड़ेंगी। तो वही चीजें बार बार घुमा फिरा करके हमसे पूछी जाती हैं, और ये वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, जो एक न्यायाधीश के उम्मीदवार व्यक्ति से पूछी जाती हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि ये सारी चीजें उनको अच्छी तरह से पता हो। तो आपको इसमें जुडिशियल अप्रोच, जुडिशियल एटीट्यूड रख करके आंसर करना चाहिए। मेरा आंसर आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर देते रहिए। अगर आप मुझे प्रतिक्रिया देते रहेंगे तो मैं आपको इस तरह के प्रश्नों के उत्तरों को मेंस एग्जाम तक देता रहूंगा, क्योंकि ये मैंने बहुत हल प्रश्न पत्रों को, बुक्स को, लॉ मैगजीन्स को, जो भी मटेरियल उपलब्ध है और अच्छा है और वो मेरी मदद कर सकता है आंसर राइटिंग में, उन सब की मदद लेने के बाद मैंने ये आंसर लिखे हैं। तो आपको कैसे लगे, या मेरा प्रयास कैसा लगा, या मेरी ये छोटी सी जो मेहनत है वो कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया आप जरूर व्यक्त करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि मैं आपकी मदद किसी न किसी प्रकार से कर सकता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूं, तो जब भी मैं देता हूं तो आपको कम से कम ये तो पता चल जाए कि कोई नया मटेरियल आपको मिला हुआ है। धन्यवाद।